जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं वनों के वर्गीकरण के बारे में। खास करके हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल में वनों के वर्गीकरण के। तो मुख्य रूप से वनों को जैविक आधार पर, किस आधार पर दोस्तों? जैविक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वन। तो इन्हीं तीनों आधारों को हम मध्य प्रदेश के मैप पर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप मैप पर देख ही रहे हैं कि सबसे पहले हमने बात किए थे उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन यह मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार, मालवा के पठार को अधिकांश, इन दोनों के अधिकांश भागों को यहाँ पर घेरने का प्रयास कर रहा है। जहाँ पर ऊपर से यदि हम बात करते हैं दोस्तों, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, उसके बाद में हमारा आ जाता है इधर धार, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, उसके बाद में रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इनके बारे में हम डिटेल में या विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। उसी प्रकार से अगला जो आता है दोस्तों, उष्णकटिबंधी, जो इस तरह से आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मानचित्र में, ये जो क्षेत्र पड़ता है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं, कुछ भाग बघेलखंड के पठार का, नर्मदा सोन घाटी का और सतपुड़ा महाकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यदि हम बात करते हैं रीवा सतना से दमोह, सागर, कटनी, जबलपुर, उसके बाद में जाता नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, ये वाला जो एरिया है यह उष्णकटिबंधी पर्णपाती वनों के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। अगला जो आता है वह है उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वन। तो आप देख ही रहे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर मुख्य रूप से सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, इस प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं यह उष्णकटिबंधी अर्धपर्णपाती वनों के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। इसकी विशेषताओं की अगर से बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले मुख्य रूप से इन स्थानों पर 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी कारण से यहाँ पर जो है मौसम उष्ण होता है। उष्ण मतलब तेज, तापमान तेज होता है, शुष्क होता है। शुष्क मतलब सूखा होता है, क्योंकि वर्षा कम होती है। यहाँ पर यदि हम वनों की बात करते हैं, यहाँ पर वृक्षों की बात करते हैं, तो कीकर, बबूल, पलाश, तेंदू, धौरा, हल्दू, शिरीष, इस प्रकार के आदि वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करते हैं वनों के राज्यवार, तो शिवपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, खरगोन, झाबुआ, इस प्रकार के जो जिले हैं यह मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। इसके अंतर्गत क्या होता है, तापमान तो अधिक होता है, परंतु जो ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो यहाँ के जो वृक्ष हैं अधिकांश समय में यह क्या करते हैं, अपने पत्तों को कुछ समय के लिए गिरा देते हैं। यहाँ के जो वन होते हैं 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। यहाँ इस प्रकार के वन में ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो वृक्ष है वह अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर यदि वनों में प्रकारों की बात करते हैं तो सागौन, शीशम, नीम, पीपल, इस प्रकार के वृक्षों को हमें देखने को मिलता है। यदि हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और नर्मदापुरम मुख्य रूप से इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो है दोस्तों, अगला है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधी या अवधि लिखा या अर्ध है दोस्तों, अर्ध
मतलब आधे रूप में। यहाँ पर अगर से हम वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। मध्य प्रदेश का जो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल वाला जो एरिया है दोस्तों, यह मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है। यहाँ के जो वन होते हैं मुख्य रूप से थोड़े दिनों के लिए, कुछ ही दिनों के लिए अपने पत्रों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, इसलिए अर्धपर्णपाती कहा गया है इन्हें कुछ समय के लिए। यहाँ पर यदि हम वृक्षों की बात करते हैं, बीजा, धौरा, जामुन, महुआ, साजा, तिनसा, साल, सागौन, बांस, इस प्रकार के जो वृक्ष है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमने देखा ही है कि बालाघाट, शहडोल, मंडला, सीधी में खासकर से 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है। और बालाघाट की अगर से बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है, देखने को मिलती है। यदि वर्षा के विस्तार की बात करते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश में यदि हम पश्चिम मध्य प्रदेश से खास करके धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाले एरिया से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, खास करके किधर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो वर्षा अधिक होती है। उसी प्रकार से हम दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर से बढ़ते हैं दोस्तों तो वर्षा कम होती है, या यूँ कहें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा अधिक होती है दोस्तों। इसी प्रकार से मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अन्य भागों में बांटा गया। भौगोलिक दृष्टि से अगर से बात करते हैं तो उच्च कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत किन क्षेत्रों को रखा गया है वहाँ देखते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा की अगर से बात करते हैं दोस्तों तो 120 सेंटीमीटर से जहाँ पर भी वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, उसे उष्ण कटिबंधी अर्ध पतझड़ वन में रखा गया है। अर्ध पतझड़ मतलब अपने पत्तों को आधा ही गिराते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र मिलते हैं बैतूल, शहडोल जो दक्षिण में स्थित है, और इनका विस्तार जो है बालाघाट, दक्षिण छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, जबलपुर, मंडला, शहडोल में पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से वृक्ष जो है थोड़े समय के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं। यह मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इन्हें अर्ध पतझड़ या अर्ध पर्णपाती वन कहा जाता है। अर्ध सदाबहार वन होते हैं ये दोस्तों, इसीलिए इन्हें अर्ध पतझड़ कहा जाता है। उष्णकटिबंधी तो है क्योंकि ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से कर्क रेखा में होते हैं। अगला जो है उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ वन, यह क्षेत्र भी कर्क रेखा के आसपास होते हैं, परंतु यहाँ पर पतझड़ के साथ साथ शुष्क होता है, अर्थात वर्षा कम यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों। किस प्रकार के? उच्च शुष्क पतझड़ वन। यहाँ जो प्रश्न है MPPSC 2019, HE 2023, ADHE 2023, APE 2024 में पूछा गया। यहाँ पर पानी को पूरा करने के लिए पानी की अधिकांश कमी होती है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश जो वृक्ष है वह अपने पत्तों को गिरा देते हैं। यह जो क्षेत्र है शहडोल, जबलपुर के उत्तरी भागों में तथा नर्मदापुरम, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, सागर, रीवा, शिवपुरी, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में यहाँ पर देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों को जैव मुक्ति वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों को जैव मुक्ति वन भी कहा जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर सागौन के वन देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में उच्च कटिबंधी शुष्क पतझड़ वन के अंतर्गत सागौन के वृक्ष देखने को मिलते हैं, सागौन के वन देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था MPPSC 2019 में दोस्तों। अगला हम बात करते हैं कटीले वनों के बारे में। तो कटीले वनों में यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत ही कम वर्षा होती, बहुत ही कम, इसीलिए यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं कांटेदार रूप ले लेती है अपना पत्तियाँ। फलता शुष्क पतझड़ वन के स्थान पर कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलती है। यह क्षेत्र जो है चंबल की घाटी में देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2022, AVSE 2023 में कि कटीले वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यह चंबल की घाटियों में पाया जाता है। इसमें वृक्ष नहीं होते, कटीली झाड़ियाँ होती है। आगे है दोस्तों उपाद्र पहाड़ी वन अर्थात सीमित क्षेत्र। यह मुख्य रूप से सतपुड़ा के कुछ ही भागों में ऊंची चोटियों में पाए जाते हैं, पचमढ़ी के आसपास खास करके। यह सीमित क्षेत्रों में होते हैं दोस्तों, इसलिए इसे उपाद्र वन कहा जाता है या उपाद्र पहाड़ी वन कहा जाता है।
तो यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के वनों को हमने भौगोलिक दृष्टि से, जैविक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांटा गया था: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। यदि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो से और भी लोगों को एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता रहे। और यदि आपने अभी तक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि आपको मध्य प्रदेश के बारे में ऑथेंटिक जानकारी और सटीक जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।